IAS 8 talks about accounting policies, change in accounting estimates and errors. देखिए, अकाउंटिंग में बहुत बड़े पैमाने पे एस्टिमेशंस की जाती हैं और एजम्पशंस की जाती हैं। जब आप एक नॉन करंट एसेट ख़रीदते हैं तो सबसे पहले आप उसकी रेजिजुअल वैल्यू का एक अंदाज़ा करते हैं कि आज से 10 साल इसकी उम्र है, 10 साल बाद ये तकरीबन $5,000 का क्या होगा, बिकेगा। ठीक है, इसकी यूज़फुल लाइफ तकरीबन 10 साल है, ये भी क्या एक एस्टिमेशन है। यार, इस तरह के एस्टिमेट्स अमूमन क्या भी साबित हो सकते हैं, गलत भी साबित हो सकते हैं। अगर गलत साबित हो गए तो मे नीड रिवीजन। क्या ख्याल है? अगर गलत साबित हो गया तो इट मे नीड रिवीजन। अच्छा, इसी तरीके से पॉलिसीज़ की अगर आपकी बात करूं, पॉलिसी किसे कहते हैं? देखिए, डेप्रिसिएशन के कई एक तरीके हैं। एक स्ट्रेट लाइन मेथड है, एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इसके अलावा भी है सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड है, इसके अलावा यूनिट बेस्ड मेथड है, इसके अलावा आवर बेस्ड मेथड है। ये सब क्या है? इनमें से एक का चुनाव क्या है? पॉलिसी। कि ये एसेट जो है इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे तो ये वाला डेप्रिसिएशन का मेथड इस एसेट पे क्या करता है, बेस्ट सूट करता है। फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग के लिए जो पूरी ज़िंदगी एक ही जैसे इस्तेमाल होती है, स्ट्रेट लाइन का मेथड बेहतरीन तस्वुर किया जाता है। व्हीकल्स हैं, अमूमन ज़िंदगी के शुरू में अच्छा मज़ा देती हैं और ज़िंदगी के आखिर में क्या देती हैं, हल्का मज़ा देती हैं। तो रिड्यूसिंग बैलेंस जो शुरू की ज़िंदगी में ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करता है और आखिर में कम करता चला जाता है, तो रिड्यूसिंग बैलेंस क्या साबित होता है, बेहतर होता है। इसी तरह कुछ मशीनरीज ऐसी होती हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी में 1 लाख यूनिट बनाएंगी या 1 लाख घंटे क्या करेंगी, काम करेंगी। तो ऐसी सूरत हाल में उस साल में उसने जितने यूनिट बनाए डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय जितने भी यूनिट बनाए डेप्रिशिएट हो जाएगी। डेप्रिशिएबल अमाउंट का अमूमन फार्मूला क्या होता है, सिवाय रिड्यूसिंग बैलेंस के? क्या फार्मूला होता है? कॉस्ट माइनस रेजिजुअल वैल्यू। रिड्यूसिंग बैलेंस के लिए ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता। आप सिर्फ क्या उठाते हैं, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेट। पहले साल कॉस्ट उठती है, उसके बाद कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेट। अच्छा, अब आपको वक्त के साथ एहसास हुआ यार इस मशीनरी के लिए जो हमने पॉलिसी फॉलो की थी कि यार स्ट्रेट लाइन जो है वो बेहतर रहेगा, लेकिन बाद में हमें अंदाज़ा हुआ भाई इसकी डेप्रिसिएशन तो हमारी तवक्को से कुछ क्या ही हो रही है, ज़्यादा। अभी तक तो हम तवक्को कर रहे थे कि ये इस तरह से इस्तेमाल होगी, लेकिन कंजम्पशन पैटर्न वेरी कर रहा है और हमें अंदाज़ा हो रहा है कि स्ट्रेट लाइन बेस्ट मेथड नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में हम अपने एस्टिमेट को क्या करने की सलाहियत रखते हैं, चेंज या रिवाइज करने की सलाहियत रखते हैं। बेसिकली क्या होता है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन एस्टिमेशन में गलती होना एक अलग चीज़ है और जानते बूझते हुए एरर होना एक अलग चीज़ है। एस्टिमेट्स का गलत होना, एजम्पशंस का गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाकायदा एक हुआ एरर। फॉर एग्जांपल, आपने कॉस्ट ही क्या उठा ली, नॉन करंट एसेट की गलत उठा ली। आपने जापान से मशीन ख़रीदी 1 लाख की और उसकी इंस्टॉलेशन तक जो आए वो 40,000 के अखराज आता है। आपने सिर्फ 1 लाख की क्या कर दिया, नॉन करंट एसेट दिखा दिया, 40,000 को उसकी कॉस्ट में क्या ही नहीं किया, शामिल ही नहीं किया। सबसे पहले आपने नॉन करंट एसेट को अंडर स्टेट कर दिया और अब मुस्तकिल डेप्रिसिएशन भी क्या हुआ है, अंडर स्टेट हुआ है। इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट क्या है, अंडर स्टेटेड है। नाउ दिस इज कॉल्ड एरर। ठीक है, ये एरर है बाकायदा। इस तरह के एरर भी इनकर हो जाते हैं। स्टैंडर्ड IAS 8 इसी पे बात करता है। आसान स्टैंडर्ड नहीं है, काफ़ी घूमा हुआ स्टैंडर्ड है। द स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन of accounting policies, correction of prior period errors and changes in accounting estimates. Correction of prior period errors. कभी कभी ऐसा होता है, कभी हमने पिछले सालों में जो ट्रीटमेंट किया था किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल वो क्या साबित हुआ, बाद में पता चला
कि एज़ पर आईएएस हमने उसका ट्रीटमेंट क्या कर दिया है, गलत। अक्सर व बेशतर आईएएस की रिक्वायरमेंट ये होती है कि अगर अब तक एरर हो रहा था कोई मसला नहीं है, आने वाले दिनों में आप जो है वो नया वाला जो तरीका है वो अप्लाई कर लें। लेकिन कुछ जगह आईएएस कहता है कि आप पिछले पीरियड के एरर्स को भी क्या करेंगे, रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, करेक्ट करने की ज़रूरत है। ऐसी सूरत हाल में आपको फिर रिटेन अर्निंग में जाके एडजस्टमेंट माननी पड़ेगी। और पिछले सालों में अगर फॉर एग्जांपल कम डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है तो उसे फर्दर क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। और इस तरह के मामला करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर्स रिटेन अर्निंग में सही होते हैं, क्योंकि आईएएस तो 1 साल का होता है और 1 साल की बुनियाद पे बनता है। उसमें प्रायर पीरियड एरर्स कहाँ से सही हो जाएंगे, ठीक है, मुमकिन नहीं है, ठीक है। अच्छा, सिर्फ इतना मामला हो, ये एरर तो नहीं है, खैर ये तो एक वैसे ही एक मसला है कि जो है ना, जैसे पिछले साल बैड डेट हुआ था, इस साल रिकवर हो गया तो हम क्या करेंगे, इस साल के आईएएस में रिकवर कर देंगे। लेकिन दिस इज़ नॉट बेसिकली एरर, ठीक है। हमने एस्टिमेशन की थी कि हमें कोई रिकवरी नहीं होगी, एस्टिमेट गलत साबित हो गया, रिकवरी हो गई। हम बैड डेट एक्सपेंस को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, और कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। दिस इज़ नॉट बेसिकली एरर, दिस इज़ फॉल्ट इन एस्टिमेट, या एस्टिमेशन हमारी क्या थी, गलत थी, ठीक है। एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, द स्टैंडर्ड इज इंटेंडेड टू इनहेंस, स्टैंडर्ड की चाहत क्या है, इनहेंस करना, फैलाना। रेलेवेंस, अकाउंटेंसी का बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट है रेलेवेंस। द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स may not influence the decisions of the users. For relevance, the information contained in them influence economic decisions of the users. क्या मतलब relevance? आपने relevant information provide करनी है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ताकि वो अपने फैसले सही तरीके से ले सकें। आया उन्हें हमारी फर्म में फर्दर इन्वेस्टमेंट रखनी है या फारिग करनी है। आईएएस 8 के पीछे जो अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो ये हैं। सबसे पहले रेलेवेंस, ठीक है, सिर्फ रेलेवेंट डाटा प्रोवाइड किया जाए, गैर ज़रूरी डाटा प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा कहता है रिलायबल डाटा होना चाहिए, ठीक है। द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन दैम इज़ फ्री फ्रॉम एनी मटीरियल एरर एंड बायस। बायस किस चीज़ को कहते हैं, मेरा झुकाव है अब्दुल राफी की तरफ। अब एक तरफ ओवैस साहब हैं, एक तरफ अब्दुल राफे हैं, मैं बीच में फैसला करने बैठा हूँ। अब्दुल राफे और इनकी दोनों की बराबर की गलती है, लेकिन मैंने गलत किसे साबित कर दिया, अब्दुल ओवैस साहब को, क्योंकि मैं झुकाव मेरा किस तरफ था, अब्दुल राफे साहब की तरफ। मेरा फैसला क्या था, बायस्ड था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरह बायस किया जाता है कि इनकम ओवर स्टेटेड नज़र आए, एसेट्स ओवर स्टेटेड नज़र आए, और एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज़ क्या नज़र आए, अंडर स्टेटेड। बायस चाहिए, ठीक है। आप मैनेजर्स को सपोर्ट कर रहे हैं और शेयर होल्डर की साथ क्या कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, ठीक है। तो रिलायबल होना चाहिए वो इंफॉर्मेशन, और फ्री फ्रॉम एनी मटीरियल एरर। बेटे मटीरियल का मतलब याद रखना, ऑफ सम रीजनेबल वैल्यू। एक फर्म जिसका रेवेन्यू जो है या टर्नओवर जो है वो टोटल $5 लाख का है, नहीं $1 लाख का है, उसके लिए $5,000 का जो एरर है वो तुम्हारे ख्याल में मटीरियल है या इममटीरियल है? 1 लाख टोटल टर्नओवर है और $5,000 का वो आ रहा है, एरर आ रहा है, तुम्हारे ख्याल में मटीरियल एरर है या इममटीरियल एरर है? नहीं बेटे, $5,000 उसके ओवरऑल रेवेन्यू का तकरीबन 5% बनता है, जो मटीरियल की हदूद में आ जाता है। एक फर्म है जिसका रेवेन्यू $1 मिलियन है, उसके लिए $5,000 क्या है, इममटीरियल है, लेकिन $50,000 क्या हो जाएंगे, मटीरियल। तो फर्म वाइज
और फर्म की सिचुएशन के हिसाब से मटीरियलिटी डिसाइड होती है। मटीरियल ऑफ सम रीजनेबल वैल्यू एंड डिपेंड्स ऑन द फर्म इटसेल्फ। एक बड़ी फर्म के लिए $5,000 का एरर कोई मायने नहीं रखता, और एक छोटी फर्म के लिए $5,000 का एरर मायने रखता है। दैट्स हाउ वी ट्रीट मटीरियल और इमटीरियल। ठीक है, आते हैं कंपेरेबिलिटी की तरफ। The financial statements are required to be comparable with the financial statements of other companies. They are comparable with the financial statements of itself from the previous years. अब अगर आप हर साल डेप्रिसिएशन कभी स्ट्रेट लाइन से कर रहे हैं, कभी रिड्यूसिंग बैलेंस से उसी एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे हैं, कभी कोई तीसरा ही मेथड ले आए, तो बताइए क्या कंपेरेबिलिटी मुमकिन है या कंपेरेबिलिटी मुमकिन नामुमकिन हो जाएगी? नामुमकिन हो जाएगी बेटे। इस तरीके से रोज रोज पॉलिसीज, एस्टिमेट्स और चीज़ें चेंज नहीं की जा सकती, अदरवाइज कंपेरेबिलिटी मुमकिन नहीं रहेगी। IFRS का मकसद क्या है? टू हार्मोनाइज अकाउंटेंसी ऑल ओवर द ग्लोब, ताकि एक फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दूसरी फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर किया जा सके। या अगर बैंकिंग सेक्टर की फर्म है तो कम से कम बैंकिंग सेक्टर की फर्म से तो उसका क्या किया जा सके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन किया जा सके। ठीक है, इम्तियाज़ है तो चीज़ से उसका क्या हो सके, मुकाबला, जब दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने हो। कंपेरेबिलिटी ये है, द इंफॉर्मेशन enables comparison over time to identify and evaluate trends। इसने कहा है कि कम से कम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो क्या हो, कंपेरेबल हो, दूसरों की तो उसने बात करने की क्या भी नहीं की है जहमत। ठीक है, आखिर में आता है अंडरस्टैंडेबल। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स prepared by the firm must be easy to use for the users of फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस फर्म में एक इंजीनियर ने भी पैसे लगाए हुए हैं, इस फर्म में एक डॉक्टर ने भी पैसे लगाए हुए हैं, एक बिजनेसमैन ने भी पैसे लगाए हुए हैं, एक आम मजदूर ने भी पैसे लगाए हुए हैं, सैकड़ों हज़ारों लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं। ना सिर्फ ये शेयर होल्डर हैं फर्म के, इनके मफादात जुड़े हुए हैं उस फर्म से, स्टेक होल्डर हैं फर्म के। ठीक है, अगर आप इतने मुश्किल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे जिनमें टेक्निकल जार्गन्स भरे हुए होंगे, इतनी शदीद अकाउंटेंसी के अल्फाज यूज़ करें कि एक आदमी समझ ही ना सके, उसको पहले अकाउंटेंट बनना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने के लिए। इसका मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, रद्दी। ठीक है, आपका इमीडिएट बॉस ज़रूरी नहीं है फाइनेंस डायरेक्टर ही हो सकता है कि आप CEO को रिपोर्ट करते हो, ऑल्दो यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट और अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट, बट यू आर अंडर CEO। अब आप CEO को रिपोर्ट कर रहे हैं, बेटे वो तो MBA करके आया है, और हो सकता है उसने फाइनेंस में MBA किया भी नहीं हो, किसी और चीज़ में किया हो, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग में किया हो। तो यार जब आप उससे अकाउंटेंसी के जार्गन्स डिस्कस करेंगे तो हाउ कुड ही अंडरस्टैंड। इसी तरीके से आपका जो यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो आपके शेयर होल्डर हैं, अगर आपने बहुत मुश्किल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिए तो वो आपकी बात समझने से ही कासिर होंगे। तो यू हैव टू कीप देम ईजी टू यूज़, यू हैव टू कीप देम अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी। इसके अलावा भी कई एक खसूसियात हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, लेकिन इस वक्त हम यही डिस्कस करेंगे, जैसे कि टाइमली, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड वक्त गुजरने के बाद इज़ ऑफ नो यूज़। ठीक है, तो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड मस्ट बी ऑन टाइम। ठीक है, ऑन टाइमली बेसिस। मूविंग अहेड, यहाँ पे बात करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के ऊपर। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। द अकाउंटिंग पॉलिसीज़ आर डिफाइंड एज
the specific principles, basis, conventions, rules and practices which are applied by a business in preparing and presenting financial statements. कौन से प्रिंसिपल्स अप्लाई किए गए हैं, बेसिस क्या फॉलो की गई हैं, कन्वेंशंस कौन से अप्लाई हुए हैं, रूल्स क्या फॉलो किए हैं, प्रैक्टिसेस क्या फॉलो किए हैं एक बिजनेस ने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करने में। आईएएस के आने के बाद, आईएफआरएस के आने के बाद कंपनी अकाउंट्स जो तैयार होते हैं वो एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार होते हैं, ठीक है। अमूमन जो फर्म पॉलिसीज़ फॉलो करती हैं, जो प्रिंसिपल्स अप्लाई करती हैं, जो रूल्स फॉलो करती हैं, दे आर मोस्टली द सेम, ठीक है। आगे कहता है इन सेलेक्टिंग द अप्लाइंग पॉलिसीज द स्टैंडर्ड रिक्वायर, कहता है जब आप इन पॉलिसीज़ का तयन कर रहे हो, ये सब पॉलिसीज़ के अंदर आती हैं, प्रिंसिपल्स, डुअलिटी एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटेंसी का, क्या इसे प्रिंसिपल कहा जा सकता है? डेफिनेटली इट्स अ प्रिंसिपल। एक्रूअल क्या है, एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटेंसी का, क्या ये प्रिंसिपल नहीं है? अकाउंटेंसी कभी कैश बेसिस पे नहीं होती बेटे, एक्रूअल बेसिस पे होती है। सेल तो बहुत सारी रिसीवेबल पे हुई हुई होती है, तो क्या सेल नहीं दिखाओगे? दिखाते। एक्रूअल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हो रहा, ठीक है। तो ये सब क्या है? प्रिंसिपल्स हैं, बेसिस हैं जो फॉलो की गई हैं, ठीक है। फिर क्या कहता है इन सेलेक्टिंग एंड अप्लाइंग पॉलिसीज स्टैंडर्ड रिक्वायर्स दैट where an accounting policy is given for a particular transaction in an accounting standard, then the policy must be applied. अगर किसी जगह पे IAS या IFRS आपसे कहता है कि इस ट्रांजैक्शन को डील करने के लिए ये पॉलिसी अप्लाई होनी चाहिए, तो यू कैन नॉट चैलेंज एन IFRS और IAS, यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलो दैट। IAS इतना सख्त नहीं है कि हर ट्रांजैक्शन पे आपको रेगुलेट कर रहा हूँ। मैं इसकी एग्जांपल IAS 16 से देना पसंद करूँगा। IAS 16 आपको बोलता है कि आप SLN फॉलो करें या रिड्यूसिंग बैलेंस फॉलो करें, और उसके साथ ही एक बात और लिखता है कि अगर आपको इससे बेहतर कोई मेथड नज़र आता है या महसूस होता है तो आप वो फॉलो करिए। IAS 16 आपको SLN या रिड्यूसिंग बैलेंस फॉलो करने का पाबंद नहीं करता, लेकिन किसी जगह पे IAS कहता है कि ये एप्लीकेशन क्या है, मस्ट। अगर किसी जगह पे उसने मस्ट कह दिया है तो इसका मतलब उसे फॉलो ना करना बाकायदा एरर में शुमार हो जाएगा। अब ये कोई एस्टिमेशन की गलती नहीं है, या तो आप, अच्छा इसमें भी दो मसले हो सकते हैं, आप गलती से भी उसकी तयशुदा बात फॉलो ना कर पाए। अकाउंटेंट्स हैं, IAS के एप्लीकेशन में गलती कर भी सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इट मे बी एरर और इट मे बी फ्रॉड, दोनों ही चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती हैं। आपने क्यों IAS की रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं किया, ये एक सवाल पैदा हो जाता है। दो ही वजूहात हो सकती हैं, या तो आपसे क्या हो गई, गलती हो गई, या आपने क्या किया है, फ्रॉड, ठीक है। एरर किस चीज़ को कहते हैं? अनइंटेंशनल मिस्टेक इज कॉल्ड एरर, एन इंटेंशनल मिस्टेक इज कॉल्ड फ्रॉड। गॉट इट, ठीक है। मूविंग अहेड, दूसरा अब सुन लो, पॉलिसी से मुताल्लिक स्टैंडर्ड क्या कह रहा है IAS 8, वेयर देयर इज़ नो अकाउंटिंग पॉलिसी प्रोवाइडेड टू गिव गाइडेंस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी जगह पे IAS की कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं होती। ऑल्दो जितने IAS बन चुके हैं उसके बाद ऐसा बहुत कमी हो पा रहा है कि IAS की गाइडेंस अवेलेबल ना हो। फिर भी कोई जगह ऐसी होती है कि जहाँ पे IAS गाइड नहीं कर रहा होता। Where there is no accounting policy provided to give guidance, then the directors of the entity must use their judgment. तब डायरेक्टर्स के ऊपर ये लागू होता है कि वो ये जजमेंट लें टू गिव इंफॉर्मेशन दैट इज रेलेवेंट एंड रिलायबल, ठीक है, एंड शो द एग्जैक्ट स्टेट ऑफ ट्रांजैक्शन।
ट्रांजैक्शन की जो असल असलियत है उसे क्या करे, दिखाए। जो एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटेंसी का, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, जो क्या कहता है कि आप कभी कभी ऐसा होता है कि कानून भी बीच में आ जाता है, आईएएस भी बीच में आता है। आईएएस कुछ और कह रहा है और कानून कुछ और कह रहा है। आपको कानून की पासदारी करना ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि कानून उस मुल्क का होता है। तो आप उस कानून की मदद लेते हुए उसके पीछे छुप के ट्रांजैक्शन की असल स्टेट को क्या कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लीज पे लिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, लीज पे लिया हुआ कोई नॉन करंट एसेट है, लेकिन कोई ऐसी कानूनी शिक आपके पास कंपनी अकाउंट्स की तरफ से अवेलेबल है, आपके मुल्क कंपनी एक्ट की तरफ से आपके मुल्क के अवेलेबल है कि आप चाहें तो उसे क्या दिखा सकते हैं, एसेट। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर आपने लीज को लीज मेंशन नहीं किया तो आप सब्सटेंस ओवर फॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है उसे ब्रेक कर देंगे और ट्रांजैक्शन की असली असलियत अगलों तक कन्वे नहीं कर पाएंगे। समझ गए? तो ये चीज़ आईएएस बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, क्या कहता है बेटे, ये ज़रा तकलीफ दे है लेकिन थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अलग अलग जो रेफरेंस दे रहा हूँ मैं कॉन्सेप्ट्स के, ये सब कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल भी हैं आईएफआरएस पे भी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी पूरी तरह एग्जामिनेबल है, A2 में भी, ACCA में भी। समझ रहे हैं? ये इनमें से कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो एग्जामिनेबल ना हो। ठीक है, इनका अलग अलग वक्तों में आपको देखने को जिक्र मिल जाएगा। स्टैंडर्ड को एक शॉर्ट में डिस्क्राइब करें। अभी एक सेकंड मुझे ख़त्म करने दीजिए। However, they must ensure that their subsequent interpretation of recommended method of treatment for the transaction does not reflect in conflict with international standards or interpretations। कह रहा है कि जब किसी जगह पे कोई गाइडेंस आईएएस की तरफ से अवेलेबल नहीं हो, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हो गई कि आईएएस की तरफ से कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं थी, तो डायरेक्टर्स को ये इख्तियार दिया जाता है कि आप अपनी जजमेंट से मोस्ट रेलेवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हुए और कोई फ़ैसला लीजिए, मगर जो फ़ैसला लीजिए वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की इंटरप्रिटेशंस के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अकाउंटेंसी के बुनियादी कॉन्सेप्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए। याद रखिए, इतने सारे आईएएस हैं लेकिन जो अकाउंटेंसी के बुनियादी कॉन्सेप्ट हैं, डुअलिटी, एक्रूअल्स, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये सब हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये सब वही रहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या ही रहती हैं, वही रहती हैं, कोई फ़र्क नहीं आता। आईएफआरएस इनके इम्प्लीमेंटेशन को और ज़्यादा क्या कर देता है, खूबसूरत बना देता है, बेहतर बना देता है। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल है इससे ज़्यादा इसकी गहराई में जाया जा सकता है क्योंकि डेप्थ बहुत ज़्यादा है इस जगह पे। मेरा नहीं ख्याल है कि इससे ज़्यादा डेप्थ में जाना सही है। आगे बढ़ेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इंक्लूड, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स बता रहे हैं क्या हो सकते हैं। द ब्रॉड बेसिक कॉन्सेप्ट एंड assumption that are applied in the preparation of almost all the financial statement outlined in IAS 1. The example include going concern concept, materiality concept, prudence concept, consistency concept। सबसे पहले नाम लेता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का। कहता है कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार नहीं हो सकता अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज़ नो मोर लेफ्ट वैलिड। अगर फर्म अगले 12 महीने फर्म के तौर पे ऑपरेट नहीं करने वाली है तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। गोइंग कंसर्न होता है, गोइंग कंसर्न बता तो दिया, अगले 12 महीने तक फर्म के तौर पे ऑपरेट करने वाली है। इसका मतलब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है, वैलिड है। अगर 12 महीने से पहले लिक्विडेट होने का खर्चा है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन ब्रेकअप बेसिस। नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार नहीं होंगे। ये क्या है, प्रिंसिपल है।
दूसरा कहता है मटीरियलिटी, छोटी छोटी चीज़ें नहीं दिखाओ। टी, कॉफ़ी और इस तरह के अखराजात कंपनी अकाउंट्स में ना दिखाओ। वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये सब मिसलेनियस है। इस तरह के एक्सपेंसेस सन्ड्री एक्सपेंस और मिसलेनियस कहते हैं। ये मटेरियल अमाउंट्स हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स को इतनी छोटी अमाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अपना ठीक है। क्या बोलते हैं, असेंबली में, फेडरल असेंबली में इस्लामाबाद में वो कितनी करोड़ की चाय पी जाते हैं। वो फिर सब अगर ऑफिस में वो दबा के चाय पी वो जाते, सब करोड़ों की चाय। अबे वो जो मैचेस वगैरह हुए थे ना, ये सब इमटेरियल है। अब आता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस को अगर एक लफ्ज़ में उर्दू में एक्सप्लेन करो तो प्रूडेंस का मतलब है एहतियात। और प्रूडेंस के पीछे थ्योरी क्या है वो भी बता देता हूँ। थ्योरी तो इसके अलावा भी होगी जो मैंने महसूस की और मैंने सबसे ज़्यादा जगहों पे देखी। प्रूडेंस क्या कहता है? रिकॉग्नाइज द लॉस एज सून एज इट इज़ फोरसीन एंड रिकॉग्नाइज एन एसेट और एन इनकम व्हेन दे बिकेम वर्चुअली सर्टेन। ठीक है, प्रोबेबल होते ही लॉस रिकॉग्नाइज कर लो और वर्चुअली सर्टेन होने पे एसेट या इनकम क्या करो, रियलाइज करो और रिकॉग्नाइज करो। और आखिर में आता है कंसिस्टेंसी। ये कैरेक्टरिस्टिक भी है और प्रिंसिपल भी। सही है। कंसिस्टेंसी, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक ही अंदाज से बनाते रहो। ये नहीं कि पिछला फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग शक्ल का नज़र आ रहा था, ये अलग शक्ल का नज़र आ रहा है, अगला वाला यूं करके बना दिया, चीज़ों में तोड़ मोड़ एक कर। साल एसएलएन लगाया, एक साल आरटीएम लगाया। ये नहीं, कंसिस्टेंसी से मुराद ना सिर्फ पॉलिसीज़ वही रहे, ना सिर्फ ट्रीटमेंट्स वही रहे, बल्कि इवन आपका लुक भी क्या रहे, फॉर्मेट भी एक ही रहता फॉर्मेट भी सेम जब रहे। पहले आपने 3 कॉलम पे बना लिया, अगले साल 2 कॉलम दो कॉलम पे आखिरी बना साल एक ही कॉलम पे बना अच्छा, लिया। हाँ, जैसे बीकॉम का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग शक्ल का बनता है, एसीसीए का अलग शक्ल का बनता है। ठीक है। और ओ लेवल का पुराना फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग शक्ल का बनता था, याद है? वो 2 कॉलम वाला। नहीं, जो बैलेंस शीट में वो एसेट्स में से लायबिलिटीज को पहले माइनस करता था और फिर कैपिटल दिखाता था। दोनों सेम दिखाता अब आईएफआरएस का इतलाक होता है, एसेट्स अलग दिखाए जाते हैं, लायबिलिटी और इक्विटी क्या दिखाई जाती है, अलग दिखाई। तो कहता है कंसिस्टेंट रहो, जिस अंदाज से चीज़ों को फॉलो कर रहे हो उसी अंदाज से फॉलो करते रहो, काइंडली उनमें बदलाव ना लाओ। IAS8 की असल ख्वाहिश क्या है? यही है, अकाउंटिंग बेसिस। देन they include the methods developed for applying the accounting principles in the preparation of financial statements. Methods develop किए गए हैं जिनके ज़रिए accounting principles अप्लाई किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करने में। They are intended to reduce the subjectivity. एक होती है ऑब्जेक्टिविटी और दूसरी होती है सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव, ये कैलकुलेटर है। अब मैं कहूँ ये वाटर कूलर है, दोनों में क्या है फर्क है? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में क्या फर्क है? ऑब्जेक्टिव हकीकत पे मबनी और सब्जेक्टिव मेरा झुकाव अब्दुल राफे साहब की तरफ था और ओवैस को मैंने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। सब्जेक्टिविटी, बायस्ड और अनबायस्ड, ऑब्जेक्टिव अनबायस्ड, सब्जेक्टिव बायस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ हैं दोनों, अक्सर व बेशतर अल्फाज में घुमाया जाता है इन्हें। हमेशा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाटा यूज़ किया जाता है, हद्दुल इम्कान कोशिश होती है रिलायबल हो, और जब रिलायबल होगा तो ऑब्जेक्टिविटी की जो खुसूसियत है उसे क्या करेगा? मेंटेन करेगा और पूरा करेगा। ठीक है, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, समझ गए? ये टोटल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या हो रहा है, डिस्कस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आता है और कहता है they includes the method developed for applying the accounting principles in the preparation of financial statement. They are intended to reduce the subjectivity by identifying and applying acceptable methods, e.g. the use of
historical cost or revaluation as the methods used to value assets. IAS 16 अलाउ करता है कि आपका दिल चाहे तो आप फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई करें, आपका दिल चाहे तो आप कॉस्ट मॉडल अप्लाई करें, लेकिन उसके साथ ही IAS 16 एक बात और भी करता है कि पहली दफ़ा जो एसेट रिकॉग्नाइज किया जाएगा वो अपनी कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। उसके बाद अगले साल से चाहो तो उसे फेयर वैल्यू मॉडल पे ट्रांसफ़र कर लो। इसकी बुनियादी वजह तो मुझे बता दो ज़रा क्या है। अबे भाई अभी तो एसेट ख़रीदा है, अभी तो सारे खर्चे हुए हैं, तो यार सब कुछ सब पैसे जो दिए होंगे वो किस मॉडल के तहत दिए होंगे? फेयर वैल्यू मॉडल के ही तहत पेमेंट करी होगी ना, वरना नॉन करंट एसेट आएगा कैसे? तो कहता है पहली दफा जो उठाओगे असल कॉस्ट पे उठाओगे और उसके बाद चाहो तो फेयर वैल्यू फॉलो करो, चाहो तो कॉस्ट मॉडल फॉलो करो। ठीक है, दोनों तुम्हारे लिए क्या है अलाउ। लेकिन अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल फॉलो करना शुरू हो ही गए हो तो भाई अब आगे मुस्तकिल हिस्टोरिकल कॉस्ट ही मॉडल फॉलो करते रहो। ये नहीं हो थोड़े दिन बाद तुम्हारे प्लान में चेंज आ जाए और तुम वापस रिवैल्यूएशन पे चले जाओ या रिवैल्यूएशन से वापस कहाँ चले जाओ? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। इससे तो कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट क्या होना शुरू हो जाएगा? ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक्सेप्ट अप्लाइंग एक्सेप्ट इजी द यूज। अच्छा, इस सब का इजी द यूज ऑफ हिस्टोरिकल। अच्छा, वैसे एक बात है, इस किताब में जो है ना इतना ज़्यादा महदूद लिखा हुआ है कि इससे बात समझना खुद से क्या है बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, काफ़ी मुश्किल है। डेटा क्या दिया हुआ है? कम दिया हुआ है किताब में, तभी मुझे बोलना क्या पड़ रहा है, ज़्यादा बोलना पड़ रहा है। अब इन्होंने यहाँ पे बात तो लिखी है लेकिन बात पूरी तरह अगर बच्चा पढ़े तो क्या ही नहीं आ रही है, समझ ही नहीं आ रही है। प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन किस तरीके से, या तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल कर लो, फॉलो कर लो, या रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर लो। ठीक है, असल प्रिंसिपल है क्या? दैट द कंसिस्टेंसी शुड बी मेंटेन। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हो तो वही फॉलो करते रहो, रिवैल्यूएशन फॉलो कर रहे हो तो वही फॉलो करते रहो। अब कहता है कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, अब आता है कंसिस्टेंसी की तरफ। Once an entity select and applies an accounting policy, then it must be applied consistently. अगर आपने एक पॉलिसी चुन ली है और उसे अप्लाई कर ही दिया है तो इट मस्ट बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। इसे मुस्तकिल बुनियादों पे अप्लाई करना पड़ेगा फॉर सिमिलर ट्रांजैक्शंस, उन जैसी ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक है, जैसे कि आपको एक बात बताई जाती है कि अगर आपने एक लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूएशन मॉडल पे ले गए तो पूरी लैंड एंड बिल्डिंग की एसेट क्लास को किस पे ले जाना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन मॉडल पे। सिर्फ एक बिल्डिंग को नहीं ले जा सकते, ये अलाउ नहीं करेगा ये 16। ठीक है, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। Similar, however, an entity shall change an accounting policy if the change is required by a standard or interpretation. हाँ, चेंज कर सकते हैं आप पॉलिसी अगर स्टैंडर्ड ने खुद कह दिया कि भाई इस पॉलिसी को क्या कर दो, बदल दो, अब ये पॉलिसी इज़ नो मोर लेफ्ट वैलिड, या ये पॉलिसी जो है वो सही रिजल्ट देने की सलाहियत नहीं रखती, या तो IAS आ गया या IAS की कोई इंटरप्रिटेशन आ गई। जैसे IAS आते हैं और IFRS आते हैं, इसके साथ ही इनकी इंटरप्रिटेशंस भी आती हैं, समझ गए? उनके अलग नाम है लेकिन वो फिर आपके लेवल से मामला क्या निकल जाएगा ऊपर। तो कभी कभी IFRS को समझना मुश्किल होता है तो IAS आपके लिए इंटरप्रिटेशंस भी क्या करता है, इशू करता है। ठीक है, वैसे तो अमूमन जो IAS इशू किए जाते हैं उनमें एग्जाम्पल ऑलरेडी क्या होती है, कोर्ट होती है, लेकिन फिर भी कभी कभी उनके एप्लीकेशन में क्या हो रही होती है, मुश्किल हो रही होती है, तो इंटरप्रिटेशंस आते हैं। फिर आगे क्या कहता है, हाउएवर एन एंटिटी शैल चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी इफ द चेंज, या तो स्टैंडर्ड कह रहा है या इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड कह रहा है,
कि भाई ये पॉलिसी चेंज करो, इट इज़ नो मोर एक्सेप्टेबल और नो मोर रिक्वायर्ड, और या फिर रिजल्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग मोर रिलायबल एंड रेलेवेंट व्यू। अब आपके सामने इतना कुशादा घर खोल देता है जब कहता है कि जो पॉलिसी आप फॉलो कर रहे थे वो रेलेवेंट और रिलायबल व्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या नहीं कर पा रही थी, दे नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से मजबूरन आपको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी करना पड़ा। तो आपके पास तो काफ़ी फ्री हैंड क्या है, अवेलेबल है, रूम अवेलेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर अवेलेबल है रूम इस तरीके से अवेलेबल है ना कि आप जो पॉलिसी फॉलो कर रहे थे आपको वक्त के साथ ये अंदाज़ा हुआ कि ये रेलेवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रही है यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और आपने पॉलिसी क्या कर दी, चेंज कर दी। ऐसी सूरत हाल में IFRS आपसे कहेगा कि द डिस्क्लोजर इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन द नोट्स टू दी अकाउंट्स। आपको नोट्स टू दी अकाउंट में ये मेंशन करना पड़ेगा कि हमने इस तरीके का पॉलिसी में क्या किया, बदलाव किया, ठीक है। फिर इसकी एक्सेप्शंस के ऊपर आता है, इन चीज़ों पे इसका इतलाक़ नहीं होता। इट इज़ नॉट अ चेंज इन पॉलिसी इफ़ अ न्यू पॉलिसी इज़ अप्लाइड टू अ काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन डिफरेंट इन सब्सटेंस टू दोज अंडरटेकन प्रीवियसली। एक्सेप्शन है, आज तक जो आप ट्रांजैक्शन करते हुए आए थे, ये जो ट्रांजैक्शन आप नहीं करने जा रहे हैं ये डिफरेंट है उनसे। तो ऐसी सूरत हाल में पुरानी वाली पॉलिसीज़ जो फॉलो हो रही थी उससे मिलती जुलती ट्रांजैक्शंस के ऊपर वो इसके ऊपर इतलाफ नहीं होगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं। इसकी एग्जाम्पल्स इतनी मुश्किल है कि मुझे बनाने में मुश्किल और आपको समझने में क्या होगी मुश्किल। इतने बड़े पैमाने पे ये एग्जामिन नहीं होगा जितने बड़े पैमाने पे मुझे क्या देना पड़ जाएगा, लेक्चर, समझ गए। तो बहुत ज़्यादा IAS 8 की डेप्थ में जाने को मैं क्या करूँगा, अवॉइड करूँगा, क्योंकि ये IAS 8 की डेप्थ क्या है, बहुत ज़्यादा है, और मेरे ख्याल से F3 में तो ये एग्जामिनेबल भी नहीं है। मेरा ख्याल है, मुझे डाउट है कि एग्जामिनेबल नहीं है, समझ गए। तो एहतियात से काम ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, सिर्फ बुनियादी चीज़ें बता रहा हूँ। एक्सेप्शंस क्या है कि ये जो इस दफ़ा ट्रांजैक्शन हुई है ये पिछली ट्रांजैक्शन से मुश्किल थी, ये डिफरेंट थी, जिसकी वजह से हमने पिछला वाला फार्मूला या पिछली वाली पॉलिसी इस ट्रांजैक्शन पे क्या नहीं की, अप्लाई नहीं की। फिर कहता है न्यू टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, बिल्कुल नई ट्रांजैक्शन इस दफ़ा कैरी आउट की गई है। ऐसी ट्रांजैक्शन तो इससे पहले कभी हुई ही नहीं थी। IAS भी क्या नहीं करता, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलता। Now the directors are free to take the judgment, but the judgment must be free from bias, must be free from subjectivity, must be based on objectivity. Simple as that. And the financial information provided to the users of financial statements must be relevant and reliable. ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ पे बात करते हुए कहता है इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग पॉलिसी कब होती है, नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गया, ठीक है। IFRS 15 के नाम से रेवेन्यू एक नया स्टैंडर्ड आया, उसने 2 स्टैंडर्ड्स को क्या कर दिया, ख़त्म। उससे पहले रेवेन्यू का एक अलग स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करता था, उसे ख़त्म कर दिया। और एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का IAS एग्जिस्ट करता था, IAS 14, उसे भी क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। और एक नया IFRS आ गया, IFRS 15 रेवेन्यू। अब से IAS 14 का और पुराने IAS 7 था शायद रेवेन्यू में, नाम अगर सही याद कर रहा हूँ तो, IAS 7 और IAS 14 का इम्प्लीमेंटेशन वहीं से क्या हो गया,
ख़त्म हो गया और अब से IFRS 15 रेवेन्यू का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया। अब जब नया नया IFRS 15 आता है और अकाउंटेंट्स उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है एरर्स होते हैं, क्योंकि बिल्कुल अच्छा वैसे तो जब IFRS आता है तो इमीडिएटली एप्लीकेबल नहीं होता, थोड़ा सा क्या दिया जाता है, टाइम दिया जाता है कि आप इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए इतना वक्त लें। लेकिन जब उसके बाद भी जब इम्प्लीमेंटेशन शुरू होता है तो अकाउंटेंट्स उसमें कभी कभी गलतियाँ कर जाते हैं, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो कह रहा है कॉमन एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू स्टैंडर्ड, पुराने स्टैंडर्ड मतरूक कर दिए गए, ख़त्म कर दिए गए और नया स्टैंडर्ड लॉन्च कर दिया गया, या एक ऐसी जगह जिस जगह कोई स्टैंडर्ड क्या ही नहीं करता था, एग्जिस्ट ही नहीं करता था, उस जगह पे एक नया स्टैंडर्ड क्या किया गया, लॉन्च किया गया। ठीक है। शोइंग अ क्लास ऑफ एसेट्स एट डेप्रिशिएटेड हिस्टोरिकल कॉस्ट टू अ पॉलिसी ऑफ रेगुलर रिवैल्यूएशन। शोइंग अ क्लास ऑफ एसेट्स, एक पूरी एसेट क्लास को हिस्टोरिकल कॉस्ट से किस पे बदल दिया गया, फेयर वैल्यू मॉडल। बेसिकली इसका नाम रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं है, या रिवैल्यूएशन इसे अकेले नहीं कहा जाता, इसका असल नाम है एज पर IAS 16 या दूसरे IFRS के तहत फेयर वैल्यू मॉडल। ये कौन सा मॉडल कहलाता है? फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू मॉडल का मतलब है कि मार्केट वैल्यू जो भी है उस पर हम अपने एसेट को दिखाएंगे। ठीक है। ये बाकायदा चेंज इन पॉलिसी है और ये चेंज इन पॉलिसी पूरी एसेट क्लास पे क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। फिर कहता है चेंजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन फ्रॉम FIFO टू FCO, IAS 2 के बकौल LIFO को इन्वेंट्री वैल्यूएशन में इस्तेमाल, वालेकुम अस्सलाम, LIFO को इन्वेंट्री वैल्यूएशन के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन FIFO और FCO का इस्तेमाल IAS 2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए क्या करता है, अलाउ करता है। आपका दिल चाहे और आपको अंदाज़ा हो रहा है कि FCO जो है इन हालात में हमें बेहतर इन्वेंट्री वैल्यूएशन दे सकता है, तो फिर आप चाहें तो FIFO से FCO पे या FCO से FIFO पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन ये रोज़ की बुनियाद पे ट्रांसफ़र मुमकिन नहीं है। साल में एक दफ़ा, बेटे साल में एक दफ़ा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बनते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, द रीजनेबल एस्टिमेट आर नीडेड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट द सेम टाइम टू बी रिलायबल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मुझसे रह गई थी, FIFO से FCO पे आ सकते हैं। एक और कह रहा है चेंजिंग रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चेंजिंग रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फ़र्ज़ कीजिए पहले आप जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते थे उसका तरीका आपको अंदाज़ा हुआ, क्या साबित हो रहा है, गलत साबित हो रहा है। अब नया स्टैंडर्ड आ गया है IFRS 15 जिसके तहत आपको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना था। फॉर एग्जांपल सेल और रिटर्न बेसिस सेल ही नहीं होती है, आप उसे दबा के क्या रिकॉर्ड करे जा रहे हैं, सेल रिकॉर्ड कर रहे हैं और रिसीवेबल खड़ा हो रहा है, जबकि हैरान कुन तौर पे ना तो वो सेल है और मज़े की बात इन्वेंट्री भी आज तक किससे ही बिलोंग करती है, आपसे। याद रखिएगा ये बुनियादी कॉन्सेप्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन का बता रहा हूँ, IFRS 15 के तहत नहीं, ये बुनियादी रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द मेजर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स बिलोंग टू दैट एसेट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर। सेल को सेल रिकॉग्नाइज किस वक्त किया जाता है, व्हेन मेजर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर टू द बायर। हकीकत में ये होता है किस वक्त है, ये भी सुन लीजिए। जब आप डिलीवरी किसे दे देते हैं, बायर को दे देते हैं, और बायर कौन सा नोट इशू करता है आपको तो बेहतर पता होगा, ओवैस कौन सा, आपसे सवाल नहीं किया माजरत के साथ और शर्मिंदगी होगी, दूसरे भी सुन लें। जी आप बताइए ओवैस, कौन सा ऐसा नोट है जो बायर इशू करता है तो आप उसे सेल रिकॉग्नाइज कर लेते हैं? जी हाँ, GRN बायर इशू करता है, होता है GDN
जब माल की डिलीवरी होती है तो जो बायर जो होता है वो गुड डिलीवरी नोट क्या कर देता है, साइन करता है और ट्रक वालों के क्या कर देता है, हवाले। लेकिन उसकी बेसिकली हैसियत क्या है, कम है। उसके बाद जब इन्वेंट्री वाले लोगों तक वो इन्वेंट्री पहुंचती है तो क्या करते हैं, वो उसे देखते हैं, जांचते हैं, उनकी काउंटिंग वाउंटिंग करते हैं और उसके बाद एक नोट इशू करते हैं विच इज़ कॉल्ड GRN, गुड्स रिसीव नोट। उसकी एक कॉपी सेलर को क्या की जाती है, फॉरवर्ड की जाती है, जिसके बाद सेल को क्या रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, सेल। समझ गए? तो सेल उस वक्त रिकॉग्नाइज नहीं होती जब आप बिल देते हैं या आप ऑर्डर देते हैं। सेल किस वक्त रिकॉग्नाइज होती है, व्हेन मेजर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड टू द बायर। जैसे ही उसने GRN इशू किया, गुड्स रिसीव नोट, इसका मतलब उसने डिलीवरी क्या कर ली है, एक्सेप्ट कर ली है। ठीक है, रिसीव पहले ही कर चुका होता है, एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख कहाँ थे। अच्छा फिर कहता है अकाउंटिंग एस्टिमेट के मुतालिक बात कर रहा है। एस्टिमेशन क्या है, रेजिजुअल वैल्यू क्या है, एस्टिमेशन है। यूजफुल लाइफ तय करना एक फिक्स्ड एसेट की क्या है, एस्टिमेशन है। ठीक है, इसमें गलती के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा। याद रखना एक बात मेरी, अकाउंटेंसी जो आपको प्रॉफिट देती है उसमें बहुत सारी एजम्पशंस, बहुत सारी एस्टिमेशंस मौजूद होती हैं। अकाउंटेंसी बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉफिट देने की सलाहियत ही नहीं रखती है। इतने बड़े पैमाने पे जब आप एस्टिमेशंस कर रहे होंगे और एजम्पशंस कर रहे होंगे और तवक्कुआत पे मबनी फिगर्स उठा रहे होंगे तो यार गलती का चांस तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉफिट बताने की सलाहियत। वैसे भी डेप्रिसिएशन जैसे एक्सपेंसेस, बैड डेट जैसे एक्सपेंसेस, जो वैसे भी बैड डेट जैसे एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन जैसे एक्सपेंसेस जो रियल एक्सपेंसेस हैं ही नहीं, सिर्फ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस हैं। जब हम उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अप्लाई करते हैं तो वैसे भी जो प्रॉफिट हमारे सामने आता है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है, रियल प्रॉफिट नहीं होता। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अकाउंटेंसी आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट देने की सलाहियत रखती है, जो हकीकी प्रॉफिट रिसीव होता है वो उससे क्या होता है, फ़र्क होता है। ठीक है, प्रॉफिट इससे रिसीव होता है। मैं कैश प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं? अब आपने 1.5 करोड़ की सेल की हुई है लेकिन 70 लाख का रिसीवेबल खड़ा हुआ है। अब आप सेल में तो कितना ही दिखाएंगे, 1.5 करोड़, लेकिन आपके जिम में कितना है भाई, 70 लाख आए। 70 में से आपने 35 लाख के क्या अदा कर दिए, अखराजात, बचे कितने, 35 लाख। प्रॉफिट आपका नज़र आ रहा है 75 लाख का फॉर एग्जांपल, और असल में जो आपके पास प्रॉफिट आया वो है कितना, 35 लाख। अब तो जब वो 75 लाख रिसीवेबल आएगा तभी काउंट होगा या नहीं होगा, क्या ख्याल है? तो ये एक बारीकी है अकाउंटिंग प्रॉफिट में कि ये कैश प्रॉफिट नहीं होता या रियल प्रॉफिट नहीं होता, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। 1 घंटे से ऊपर तो नहीं निकल गई वीडियो? 48 मिनट। ठीक है, 1 घंटे, आधे घंटे का टाइम दिया। गंदे आदमी मुंह बंद कर। ठीक है, चेंजिंग इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अब चेंजिंग इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स पे बात कर रहे हैं। चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, एस्टिमेट्स में चेंज के मुतालिक IAS 8 क्या कहता है? अब्दुल राफे बेटा ध्यान इधर। A change in accounting estimate is different from a change in accounting policy and result from new information or new developments that were not previously known. As a result, they cannot be treated as error. Change in accounting estimate, change in policy नहीं है। SLN से reducing balance पे जाना या हिस्टोरिकल कॉस्ट से रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाना चेंज इन पॉलिसी है। लेकिन पहले हमने नॉन करंट एसेट की यूजफुल लाइफ 10 साल मुकर्रर की थी, उसे बदल के 15 साल कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें अंदाज़ा हुआ कि हमने गलती से एस्टिमेट गलत कर लिया था। ये कोई एरर नहीं है, इट्स जस्ट अ चेंज इन एस्टिमेट। इस पे थोड़ा सा रिलीफ क्या है हमें अवेलेबल है, क्योंकि जाहिर है एस्टिमेशन में गलती होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अंदाजे पे मबनी होती हैं, इनमें वेरिएशन होता है। अच्छा फिर एक सबसे बड़ी बात और भी सुन लीजिए,
फ़र्ज़ कीजिए बिल्डिंग को नुकसान हो गया, किसी तरह ज़लज़ला आ गया या कुछ हो गया या कोई और ऐसा मसला हो गया जिसकी वजह से यूज़फुल लाइफ में ही क्या आ गया, वेरिएशन आ गया, तो फिर डेफिनेटली कि कुछ ना कुछ एस्टिमेशन में तो क्या आएगा, चेंज आएगा। फिर क्या कहता है, a change in accounting estimate is different from a change of policy and results from new information or new developments। ये सामने आती है नई इंफॉर्मेशन सामने आने की वजह से या फिर और न्यू डेवलपमेंट दैट वर नॉट प्रीवियसली नोन। फ़र्ज़ कीजिए टेक्नोलॉजी में इजाफा हो गया, आप समझ रहे थे आपकी मशीनें 12 साल चलने वाली हैं, नई मशीनें मार्केट में ऐसी आई हैं जो टोटली ऑटोमेटेड हैं। आपकी प्रोडक्ट जो हैं 1 लाख, आपकी जो मशीनें हैं वो 1,20,000 यूनिट सालाना तैयार करती हैं और वो मशीनें 2 लाख यूनिट सालाना तैयार करने की क्या रखती हैं, सलाहियत। एक बात बताइए, आपकी मशीन की रेजिजुअल वैल्यू बढ़ेगी या गिर जाएगी? डेफिनेटली गिर जाएगी। और बहुत मुमकिन है जो आप प्लान किए बैठे थे कि मैं इस मशीन को 12 साल यूज़ करूँगा, आप अपना एस्टिमेट चेंज करके कितने पे ले आए, 8 साल पे, और 8 साल के अंदर ही उसे क्या कर दें, डिस्पोज ऑफ। गॉट इट? समझ रहे? एस्टिमेशन में बदलाव आता है नए हालात सामने आने की वजह से। द इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड ऑफ चेंज। एस्टिमेट में चेंज जो होगा वो पीरियड ऑफ चेंज, जिस पीरियड में आप चेंज कर रहे हैं उसमें रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इफ द चेंज ओनली अफेक्ट्स दैट पीरियड, अगर वो सिर्फ उस पीरियड को अफेक्ट कर रहा है। और द पीरियड ऑफ चेंज एंड फ्यूचर पीरियड्स इफ द चेंज अफेक्ट both the periods, or the period of change and future periods if the change affect both periods। ना सिर्फ इस साल को वो अफेक्ट करेगा बल्कि आने वाले सालों को भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। लेकिन पिछले सालों को अफेक्ट करने की चेंज इन एस्टिमेट सलाहियत नहीं रखता। ठीक है, एरर के मुतालिक याद रखिएगा, एरर पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या उसमें भी एडजस्टमेंट करने की क्या रखता है, सलाहियत। एस्टिमेट ऐसा कोई मसला नहीं है। जिस साल आपने एस्टिमेट में बदलाव किया, बस वहाँ से और उससे आगे से एस्टिमेट्स में क्या शुरू कर दीजिए, बदलाव। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। कॉमन एग्जाम्पल इसकी क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, इन्वेंट्री ऑब्सोलीसेंस। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या है, इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई। ठीक है, ऑब्सोलीट हो गई, एक्सपायरी डेट के करीब पहुंच गई, डेफिनेटली अपनी वर्थ क्या करना शुरू कर देगी, खो देगी। तुम एक हर्शीज़ की चॉकलेट की बोतल लेने जा रहे हो, इतनी बड़े साइज़ की एक हर्शीज़ की चॉकलेट की बोतल लेने जा रहे हो, फ़र्ज़ करो 1,000 रुपये की है, और तुम सोचोगे यार कम से कम ये 1 साल तो चलेगी, मेरे घर में 2-3 लोग हैं, 1 साल तो चलनी चाहिए। अगर उसकी एक्सपायरी डेट 2 महीने होगी तो तुम्हारे ख्याल में तुम 1,000 की वो बोतल लोगे या नहीं लोगे? डेफिनेटली नहीं लोगे। अगर मुझ जैसा कोई होगा तो वो क्या कहेगा, भैया ये 1,000 रुपये की है, 200 में देता है तो बोल, 300 में देता है, चल आखिरी कितने दे दूंगा, 300। मुझे पता है कि ये माल क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है, ऑब्सोल्यूशन के क्या है, किनारे पे खड़ा है। इम्तियाज में जो इतने बड़े बड़े पैमाने पे कोका कोला बिक्री होती है, उनकी एक्सपायरी डेट कितनी करीब होती है, क्या कभी देखी है? देख लेना, तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पे अपना कौन सा माल फारिग किया जा रहा होता है बड़े पैमाने पे, जो ऑब्सोल्यूशन के बिल्कुल क्या होता है, करीब होता है। उन्हें अपना माल क्या करना होता है, फारिग करना होता है। डेफिनेटली वो अपनी वर्थ खो रहा होता है। उसकी असल मालियत अगर 70 रुपये कॉस्ट थी तो हकीकत में इस वक्त उसकी मालियत 55 और 60 रुपये भी नहीं बची होती है, क्योंकि पता होता है कि अगर ये 2 महीने के अंदर कंज्यूम नहीं की गई तो क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। ठीक है, मिट्टी हो जाएगी ना, कहता है तभी सस्ती देते हैं ना, कंपनी सस्ती देती है, तभी तो इम्तियाज़ को भी सस्ती। बैड और डाउटफुल डेट। ठीक है, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, हम तवक्को करते थे कि 2% के बैड डेट हर साल खड़े होंगे, लेकिन पिछले 1 साल से 2 साल से ये हो रहा है कि हमारी एस्टिमेट क्या साबित हो रहे हैं, गलत। और बैड डेट की जो एस्टिमेट है वो 5% से भी बैड डेट क्या जा रहे हैं, ऊपर।
तो बताओ मुझे, एस्टिमेशन अपडेट करने की ज़रूरत आ पड़ी है या नहीं आ पड़ी है? लेकिन भाई जिस साल से एस्टिमेट अपडेट करोगे उसी साल से 5% अलाउंस फॉर बैड डेट जाएगा। ये नहीं कि प्रीवियस ईयर से वो जाने लगेगा या प्रीवियस पीरियड पे अप्लाई होने लगेगा, नहीं, इस साल से और इससे अगले आने वाले सालों पे आप 5% के जो आप अलाउंस की एस्टिमेशन करते हैं वो अप्लाई करेंगे। इससे पहले 2% करते थे, उसे बढ़ा के कहाँ तक ले जाएंगे? 5% तक, ठीक है। फिर कहता है यूजफुल लाइफ ऑफ नॉन करंट एसेट, आपने तय किया था 10 साल है, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए वो कोई डैमेज हो गया, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट आ गई या कोई और मसला हो गया और आपको पता चला कि मामू ये माल 8 साल से चलने वाला ज़्यादा नहीं है, क्या अब चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट की ज़रूरत है? जब आप अकाउंटिंग एस्टिमेट 10 साल से 8 साल पे लाएंगे तो मुझे बताइए डेप्रिसिएशन में इजाफा होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली इजाफा होगा। आप वो आखिर के 2 सालों में बड़ा डेप्रिसिएशन डाल के और एसेट को क्या करना पड़ेगा? ख़त्म करने का, डिस्पोज नहीं करना पड़ेगा, मतलब डेप्रिशिएट करके फारिग करना, ठीक है, डेप्रिसिएशन को बढ़ाना पड़ेगा। प्रायर पीरियड एरर्स, पिछले सालों में हमसे क्या हो गई? गलती हो गई, ठीक है। प्रायर पीरियड एरर का मतलब क्या है? पिछले सालों में हमसे क्या हो गई है? गलती हो गई है। इन प्रायर पीरियड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम अ फेलियर टू यूज़ रिलायबल इंफॉर्मेशन, गलत डेटा पे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर दी है। पिछले 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे हैं जिनमें बाकायदा गलतियाँ क्या हैं मौजूद हैं और वो हमारे क्या भी आ चुकी हैं, सामने भी आ गई हैं। अब यहाँ पे एक मसला अजीबो गरीब है, पिछले 3 साल के IAS क्या दोबारा बनाए जाएंगे? नहीं, नॉट एट ऑल, मुमकिन नहीं है। लेकिन जब एरर बाकायदा सामने आ चुके हैं तो अब उन्हें सही तो करना पड़ेगा। Was available while preparing those financial statements, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? In prior periods financial statement arising from a failure to use reliable information that was available while preparing those financial statement, वो information available थी उस वक्त लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं किया गया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट irrelevant और unreliable information से क्या कर दिए गए? तैयार कर दिए गए। मतलब डेफिनेटली दे कंटेन एरर्स एंड वुड हैव बीन ऑब्टेन्ड एट दैट टाइम। सही इन्फॉर्मेशन उस वक्त हासिल की जा सकती थी, बहरहाल सही इन्फॉर्मेशन ना हासिल की गई और ना सही इन्फॉर्मेशन पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या किए गए? तैयार। तो क्या कहता है? एरर्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड मैथमेटिकल मिस्टेक्स, इसमें मैथमेटिकल मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। 4,40,000 को क्या ही लिख दिया? 40,000 ही लिख दिया। हाँ, ये सब कुछ होता है। हाँ, इस तरह होता है। 4 मिलियन लिखने वाले थे, 1 जीरो कम हो गया, बताओ कितने रह गए? 4 लाख। गलती तो देखो कितने लाख की हो गई? 36 लाख रुपए की गलती हो गई। और एक का जीरो उड़ जाना, इंसान होता है, अकाउंटेंट भी गलती हो सकती है। अच्छा, वैसे वो अकाउंटेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहे होते हैं वो अपने काम के क्या होते हैं? हेड मास्टर होते हैं और एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन बहरहाल गलती मुमकिन है, ठीक है। फिर क्या कहता है? ओवरसाइट और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट एंड ऑल्सो इंक्लूड्स फ्रॉड्स एंड मिस अप्रोप्रिएशन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है ओवरसाइट, कोई चीज़ नज़र से ही क्या हो गई? ओझल। प्रीपेड खड़ा हुआ था 4 लाख रुपए का, नज़र से ही क्या हो गया? ओझल, या नज़र में ही नहीं आया, ठीक है। या कोई ऐसी चीज़ थी जो हमारी नज़र से गुजरी नहीं, 2 साल पहले 3 साल पहले, बाद में पता चला यार ये क्या ड्रामा हो गया है, ठीक है। ओवरसाइट, नज़र से नहीं गुजरा। मिस इंटरप्रिटेशन, फर्ज कीजिए उसने जो कहानी पूरी लिखी हुई थी कॉन्ट्रैक्ट में, उस हिसाब से अमाउंट जो बनती थी वो 3.6 मिलियन बनती थी, इन्होंने 3.6 मिलियन की जगह 6.3 मिलियन लिख दिया, या कुछ ऐसा लिख दिया कि ये मिस इंटरप्रेट कर गए इंफॉर्मेशन को अकाउंटेंट, और उसने सही तरीके से डाटा नहीं डाला मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से। कभी कभी नंबर्स के साथ साथ
अंग्रेज़ी में भी फिगर्स लिखी हुई हो सकती हैं, तो उससे कोई मिस इंटरप्रिटेशन हो गई या वो बात समझ नहीं पाया और उसने गलत डाटा क्या कर दिया, पुट कर दिया। कहता है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट्स, या वो हकीकत को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सका। था लीज का कॉन्ट्रैक्ट और उसने उसे परचेज का कॉन्ट्रैक्ट तस्वुर कर लिया। एक नॉन करंट एसेट लीज पे ख़रीदा गया था और उन्होंने किसका दिखा दिया, परचेज दिखा दिया, नॉर्मल परचेज हुई है, बैंक क्रेडिट। हालांकि ये मुमकिन तो नहीं है या ये एग्जाम्पल अच्छी नहीं है मेरे हिसाब में। बहरहाल मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स इतनी आसानी से नहीं होती है, इसके पीछे अक्सर व बेशतर नीयत की क्या मौजूद होती है, ख़राबी का भी ख़तरा होता है। इसके पीछे क्या मौजूद होते हैं, फैक्ट्स, वो फ्रॉड्स मौजूद होते हैं, क्योंकि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल से। यार ये अंडा है क्या, बताओ, नहीं तो इसे अंडा कैसे बोल दोगे यार। ठीक है, फैक्ट क्या है, हकीकत। हकीकत को मिस इंटरप्रेट करना इतना आसान नहीं है। बहरहाल खैर मिस इंटरप्रेट हो गई। एंड ऑल्सो इंक्लूड फ्रॉड एंड मिस एप्रोप्रिएशन। मिस एप्रोप्रिएशन खुर्द बुर्द को कहते हैं। किसको कहा जाता है, मैंने डायरेक्टर साहब क्या कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं माल की, सही है, नॉन करंट एसेट घर जा रहे हैं, लोग बंटवारे हो रहे हैं या चोरियां हो रही हैं, और अकाउंटेंट क्या कर रहा है, क्रिएटिव अकाउंटिंग। जबकि अकाउंटेंसी में क्रिएटिविटी क्या ही नहीं करती, एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्रिएटिव अकाउंटिंग हो रही है। इन्वेंट्रीज ज़रूरत से क्या दिखाई जा रही हैं ज़्यादा। जब साल का आखिर होता है तो अपने दोस्तों को फ़ोन करके बोला जाता है, वो डायरेक्टर फ़ोन करके बोलता है, हाँ भाई यार अपनी वो ज़रा इन्वेंट्री तो भिजवा दे, जब तेरे ऑडिटर आएंगे तो मैं भी भिजवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। इन्वेंट्री पाइलअप कर दी। इन्वेंट्री पाइलअप करने का मतलब क्या है, रेवेन्यू ओवर स्टेट किए जाएंगे। ठीक है, जब आप एक्सपेंसेस को अंडर स्टेट करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्या करेंगे, ओवर स्टेट, ग्रॉस प्रॉफिट क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, एसेट ज़्यादा नज़र आएंगे, आपकी बैलेंस शीट क्या नज़र आएगी, मजबूत नज़र आएगी। सेल और रिटर्न बेसिस पे सेल करी, बोला बस 2 महीने तक माल अपने पास रख ले, उसके बाद क्या भिजवा दीजिए वापस। अच्छा ये माल 40 लाख के, लेकिन मैं तुझे कितने में दूंगा इस वक्त, 80 लाख में रेवेन्यू की रसीदें बनाऊंगा। डोंट टेक टेंशन, सब रिवर्स हो जाएगा। और अकाउंटेंट वो जनरल एंट्री है क्या कर रहा है, पास। क्रिएटिविटी हो रही है, क्या हो रही है, क्रिएटिव अकाउंटिंग, जबकि अकाउंटेंसी में कोई क्रिएटिविटी एग्जिस्ट नहीं करती। दिस इज बेसिकली फ्रॉड एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। क्या है, घर की ऑफिसों की गाड़ी है, कहाँ पे चल रही है मियाँ, घरों पे चल रही है, लैपटॉप घर जाते हैं वापस ही नहीं आते, बच्चों ही के हवाले हो जाते हैं ना। मजाक नहीं कर रहा, 40 लैपटॉप फर्म ने खरीदे थे और इस वक्त जो पता किया तो पता चला 6 लैपटॉप मौजूद है, बाकी 34 लैपटॉप क्या है, गायब है। इस वक्त हमारे मुल्क में क्रिएटिव अकाउंटिंग बहुत बड़े पैमाने पे हमारे मुल्क में क्रिएटिव अकाउंटिंग ही होती है। नहीं, पाकिस्तान के हमारी ऑडिटर, मेरी रिकॉर्डिंग ऑनलाइन जाएगी तो मैं ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करूँगा। हमारी ऑडिट फर्म्स की कारकर्दगी बहुत अच्छी है, बस इतना ही बोलूँगा। करेक्शन ऑफ एरर्स, करेक्शन ऑफ एरर्स, आखिरी पॉइंट पढ़ रहा हूँ बस, आ जाओ इधर। करेक्शन ऑफ एरर की बात कर रहा है। अगर कोई एरर हो गया, अनलेस इट इज़ इम्प्रैक्टिकेबल, कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि इम्प्रैक्टिकेबल है कि हम एरर पुराने पीरियड्स का क्या कर सकें, सही कर सकें, सही तरीके से हम ट्रेस ही नहीं कर पा रहे कि एरर बेसिकली है कितने का। ठीक है, अनलेस इट इज़ इम्प्रैक्टिकेबल टू डिटरमिन द क्यूमुलेटिव अफेक्ट ऑफ एन एरर। क्यूमुलेटिव अफेक्ट, 4 साल से एक ही गलती हो रही थी, 4 साल बाद पता चला यार ये भंडा हो रहा था, भाई ये हिसाब किताब करो। अगर ये इम्प्रैक्टिकेबल नहीं है, इम्प्रैक्टिकेबल नहीं है मतलब ये तो नामुमकिन है कि हम 4 साल की जो गलती है उसे क्या कर लें, एडजस्ट। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड्स पिछले 4-5 साल के क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इट इज़ यूजुअली नॉट इम्प्रैक्टिकेबल कि आप 4 साल का एरर क्या ना कर सकें, सही ना कर सकें।
क्यूमुलेटिव एरर की बात कर रहे हैं। क्यूमुलेट का मतलब चारों साल के एरर को क्या किया, जमा किया, ठीक है। टू डिटरमिन द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ एन एरर एन एंटिटी शैल करेक्ट मटीरियल प्रायर पीरियड एरर्स रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली इस साल की गलती ही सही नहीं होगी, पिछले तीनों साल की गलती भी सही होगी और इस साल की गलती भी सही होगी। रेट्रोस्पेक्टिव किसे कहते हैं? प्रोस्पेक्टिव जब आईएएस कहता है आने वाले साल पे आईएएस का क्या होगा, इतलाक होगा, सही है। और रेट्रोस्पेक्टिव क्या है बेटा, ये सुन लो, इम्पोर्टेंट है जल्दी। रेट्रोस्पेक्टिव क्या है? जब आईएएस कहता है इसका इतलाक आने वाले सालों पे तो हो या ना हो या होगा, पीछे वाले सालों पे भी होगा। मतलब पीछे वाले सालों को भी क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। It is impracticable to determine the cumulative effect of an error. An entity shall correct material prior period errors. The entity shall correct material prior period error. अगर ये कोई $700-800 का, $1200-2000 का एरर इफेक्ट क्या होगा, रेट्रोस्पेक्टिव। पिछले सालों के एरर को भी सही करना पड़ेगा और ये सही कहाँ होंगे, आरई में सही होंगे। इन द फर्स्ट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड आफ्टर द डिस्कवरी बाय, ठीक है इधर आ जाओ, shall correct material prior period errors retrospectively in the first set of financial statement issued after their discovery by restating the relative amounts for the prior periods in which the error occurred. अच्छा मजे की बात, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होते हैं वो दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मौजूद होते हैं। आप 2013 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, 2012 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो जानी क्या ही होगा, उसके बराबर में मौजूद ही होगा। हेडिंग क्या पड़ी हुई होगी, 2012, आगे लिखा होगा 2013। ये दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पूरे के पूरे क्या होंगे, रीस्टेट किए जाएंगे, 2012 का और 2013 का। और बाकी का इफेक्ट कहाँ डाला जाएगा, आरई में डाला जाएगा, ठीक है। फिर क्या कहता है, restating the opening balance of relevant statement of financial position item for the earliest prior periods presented if the error occurred before that period. अच्छा फर्ज करें 2 साल से भी ज़्यादा पहले से एरर हो रहा है, तो फिर आप 2 साल से पहले के मामलात को क्या करेंगे, सही करेंगे। क्या कह रहे हैं कि अगर ये 2 साल से भी पुराना था तो फिर आपको 2 साल से पुराने मामला आरई में एडजस्ट करने पड़ेंगे और 2 साल के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएएस रीस्टेट कर देंगे आप। मतलब 2 साल के आईएएस और बीएस जो बराबर बने होते हैं उन्हें उस एरर का इफेक्ट निकाल के बनाएंगे और उससे पुराना जो एरर है उसे आरई में क्या कर देंगे, एडजस्ट।